हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी में काफ़ी बातें अपन कर चुके हैं और अभी उसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि थीटा क्या होता है और थीटा जो होता है उसको किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था। एक चीज़ वो आप जरूर ध्यान रखना कि थीटा को आप रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हो और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हो। ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया हो, तो अगर सर्कल हमको दे रखा है उसकी आर्क की लेंथ दे रखी है, तो डेफिनेटली हम आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उसके ऊपर आपने क्वेश्चन किए होंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है, जो बार बार बच्चे भूल जाते हैं, कि वहां पे उस फॉर्मूले में जो थीटा रखना होता है, कौन सा फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला। तो उसमें थीटा हमेशा रेडियन में होता है। ये जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में आपको रखना पड़ता है। बहुत बच्चे इसको थीटा को डिग्री में रखते हैं, जो कि सही चीज नहीं होती। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आज अपन उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ 10th क्लास में ऐसी चीजें आपने पढ़ी होंगी, वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे अगर आप बात करें कि ये वाली लेंथ एल है और ये वाला एंगल अगर थीटा बनता है और रेडियस आर है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ठीक है। थीटा रेडियन में है, ये याद रखना है। दूसरी बात, अच्छा इसको में कंफ्यूज नहीं होना है सर, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर है कि एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा है, वो तो एक ही बात है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज क्या है, इस बार मैं क्या करने वाला हूं, ये एरिया कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है। तो इस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया, इसको तो बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अभी मैं बात करने वाला हूं एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कंटेनिंग एंगल थीटा। तो ये जो थीटा जिस सेक्टर में है वो वाला एरिया हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर कोई आर्क जो है वो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, तो आपको बताना है उस पूरे सेक्टर का एरिया कितना होगा, यही आपको बताना है। तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। फिर से थीटा इज इन रेडियन। तो आपको याद रखना है एरिया जो है वो हाफ आर स्क्वायर थीटा होगा और थीटा आपको किस में रखना है, रेडियन में रखना है। क्लियर है। यही गलती करते हैं कि थीटा को हम डिग्री में रख देते हैं, डिग्री में नहीं रेडियन में रखना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज। कई बार फॉर्मूला को हो सकता है हम भूल जाए, तो याद कैसे रखा जा सकता है, भी हम जानते हैं अगर पूरे सर्कल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, हम जानते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी 2 पाई आर आना चाहिए अगर पूरे सर्कल का एरिया की बात करें। तो अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया की बात करूंगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा, सोच के देखिए। अगर पूरा सर्कल है तो ये कितना पूरा लंबा आपको लेना पड़ेगा, इस तरीके से ये पूरा एरिया आपको कवर करके लेना पड़ेगा। तो अगर ये आप पूरा एरिया कवर करोगे तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन जाएगा। तो आप जानते हो टोटल एंगल जब घूम के अपन आते हैं तो एंगल टोटल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री या फिर 2 पाई बनता है, क्योंकि हमको 2 पाई से मतलब है। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत लिखा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2 पाई। तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से क्या आंसर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हाफ इंटू आर स्क्वायर और यहाँ पे थीटा की जगह आपको 2 पाई रखना पड़ेगा। अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे भी आप याद करने का तरीका ढूंढ सकते हो कि अगर आपको चेक करना है फॉर्मूला सही है कि गलत है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आया है कि नहीं आया ये भी पता चल जाएगा। तो मुझसे बोला गया फाइंड
एरिया ऑफ, ठीक है, सेक्टर मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, arc of length 10 centimeter of a circle, ठीक है, with radius 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को लिखा हुआ है। तो वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला, अभी डायग्राम समझिए, हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर समझना है। अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अभी ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको आर चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो आर पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हो सर आर है 2 सेंटीमीटर, आर में हमको कोई दिक्कत नहीं। बट अगर पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सर आपने हमको थीटा तो दिया ही नहीं। अगर हमने थीटा आपको नहीं दे रखा है तो अब हमको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करें, क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है कि सर एक 10 सेंटीमीटर का आर्क है, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर का आर्क है और वो सेंटर पे कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, वो थीटा ही एंगल बनाता है और रेडियस है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो मुझे थीटा निकालने के लिए पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आर्क वाला, ये आर्क वाला फॉर्मूला पहले यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने थीटा इज इक्वल टू देखा, थीटा इज इक्वल टू हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 रेडियन। ये जरूर ध्यान रखना, जो भी आंसर आता है वो हमेशा 5 रेडियन में ही आता है। तो 10/2 आपने किया, 10/2 क्यों, L अपॉन आर, तो L अपॉन आर आपने किया तो आंसर आ गया 5 रेडियन। तो थीटा हमने कैलकुलेट कर दिया है 5 रेडियन है। अब वापस इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं तो आंसर आ जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, दे रखा है रेडियस, और थीटा की जगह आ जाएगा 5 रेडियन, क्योंकि हमको रेडियन में ही रखना होता है तो एग्जैक्टली हम 5 पुट कर देंगे। मान लीजिए हमको डिग्री में रखना होता तो 5 रेडियन को मुझे डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, आप जानते हैं इस तरीके से करते हैं, डिवाइड किससे करते हैं, याद होगा आपको फॉर्मूला क्या था, रेडियन डिवाइडेड बाय पाई और डिग्री डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, डिग्री में 180 होता है, रेडियन में पाई होता है, याद होगा आपको। अब रेडियन की जगह 5 रख देंगे तो डिग्री अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डिग्री डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये हो जाएगा डिग्री। क्लियर है, तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये मेहनत अपन को भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमको सीधा सीधा रेडियन में ही आंसर रखना होता है। तो चलिए यहाँ से आंसर आ गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर तो क्यों लगाया जानते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius as 5 centimeter and angle is given या is 60 डिग्री। तो आपको बोला गया है कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा साफ तरीके से दे रखा है कि एक सर्कल के कोई सेक्टर बनता है, मतलब अगर आर्क आप बनाते हो तो सेक्टर बनता है, कुछ इस तरीके से डायग्राम है कि ऐसे करके कोई सेक्टर बनता है और ये जो एंगल आपको दे रखा है वो पहले से ही 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इसने बोला है कि वो एंगल कितना है 60 डिग्री और रेडियस अपन को दे रखी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अभी अपन को एरिया बताना है इस सेक्टर का। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर की जगह तो आप जानते हैं आ जाएगा 25 इंटू थीटा की हम बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए थीटा यहाँ पे कितना पुट करूं? अगर आपने 60 पुट किया तो क्वेश्चन गलत हो गया। 60 तो हम पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 60 डिग्री में है। तो मैंने क्या किया, 60 डिग्री को वापस से कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब रेडियन में आपको याद होगा 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई/3। ये तो याद ही कर लेना, आपको पिछली क्लास में बताया था ना। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इन सबको याद कर लेना। 60 होता है पाई/3, ये होता है पाई/4, ये होता है पाई/6, ये होता है पाई/2। इनको तो याद ही कर लेना है। तो 60 डिग्री हो गया पाई/3, तो यहाँ पे आपने रख दिया है पाई/3। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से आंसर आ जाएगा 25 पाई/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करने में भी लग जाते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ्स में पाई को हमेशा पाई ही लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपसे कोई आके बोले कि सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो आप क्या करेंगे, उस आदमी को घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि आप गलत बात कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है पाई का वैल्यू 22/7। तो फिर पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू पाई ही होता है। क्योंकि आप जानते हैं पाई एक इरेशनल नंबर होता है और 22/7 ये क्या है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जानते होंगे, जिसको p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर होता है। जैसे कि 1.2, तो आप 1.2 को क्या लिख सकते हो, 12/10 लिख सकते हो। यानी एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे अगर लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। पाई को ऐसे आप नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो ये इररेशनल नंबर है। तो क्या इररेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता है। तो आप बोलते हो कि सर क्या पाई 3.14 के इक्वल होता है क्या? नहीं, वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप हटाओगे तो ये 314 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो अगर 314 डिवाइडेड बाय 100 है तो पी अपॉन क्यू के टर्म्स में इसको तो हमने लिख दिया। अगर पी अपॉन क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये तो रैशनल, ये इररेशनल, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये जरूर बोल सकते हैं कि पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। तो ये आप जरूर बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं। ठीक है? तो इसीलिए पाई को मैथमेटिक्स में हम पाई ही लिखते हैं। फिजिक्स में जनरली 22/7 यूज कर लेते हैं, 3.14 यूज कर लेते हैं, बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स परफेक्शन का दूसरा नाम है। तो अगर परफेक्शन आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट वे में काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो शायद समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? क्या है वो चीज? ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ध्यान से देखिए। तो अभी तक हमने ये बात करी है, सर्कल के बारे में बात करी है। ठीक है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इस तरीके से, कोई एक, ये जो एक डायग्राम है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। अगर इस तरीके से कोई डायग्राम है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जानते होंगे आप लोग। और इस तरीके से कोई भी डायग्राम होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको पेंटागन बोलते हैं, आगे हेक्सागन, हेप्टागन ऐसे बोलते जाते हैं। ठीक है? बट इन सभी का एक नाम होता है साथ में, जिसका नाम है जो होता है पॉलीगन। इनको क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ये इस टाइप के जैसे भी होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, पॉलीगन ऑफ साइड एन। ठीक है? साइड एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड उसमें कितनी है। जैसे कि ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड 3 होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड 4 होती हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं पॉलीगन ऑफ साइड 3। जनरली इसको ट्राइंगल ही यूज करते हैं, लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं पॉलीगन ऑफ साइड 3 तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं, इसका नाम क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन का स्पेशल केस होता है ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? तो इसमें क्वाड्रिलेटरल अगर बोल दिया तो ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि इसमें साइड 4 होती हैं, लेकिन अगर इसको आपने पॉलीगन बोला है तो ये बताना पड़ेगा उस पॉलीगन की साइड है 4। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन ऑफ साइड 5। आगे बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन ऑफ साइड 6। इस तरीके से हम बोलते जाएंगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉलीगन ऑफ साइड एन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्या क्या होता है ये ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? एन।
नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n। तो ये तो हमने यहीं पे बोल दिया सर n साइड का पॉलीगन है तो साइड तो उसमें n ही होंगी, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है, नंबर ऑफ एंगल। तो नंबर ऑफ एंगल भी उसमें कितने होंगे, n ही होंगे। आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल में 4 ही एंगल होते हैं, पेंटागन की अगर बात करो तो आप बोल सकते हो ये 5 एंगल इसमें होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। फिर आप क्या बोल सकते हो, दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हो, ईच एंगल ऑलवेज लेस देन पाई। हर एक एंगल हमेशा पाई से छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है, आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस तरीके से बहुत बड़ा कोई पॉलीगन आप बनाते हो, मान लीजिए इस तरीके से आप पॉलीगन बनाते जा रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो एंगल है भाई, आप देखोगे स्क्वायर, जो इसकी क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो ये थोड़ा सा एंगल फिर अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, और आप साइड्स बढ़ाओगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट क्या कभी ये एंगल पाई हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे पाई कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पाई, अगर ये एंगल पाई हो गया तब तो ये एंगल रहेगा ही नहीं, ये तो सीधी लाइन हो जाएगी, क्योंकि सीधी लाइन पर ही एंगल कितना बनता है, पाई बनता है। तो ये सीधी लाइन हो जाएगी, तो फिर ये लाइन कभी मुड़ नहीं पाएगी, और अगर नहीं मुड़ेगी तो कभी पॉलीगन जनरेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला है कि हर एक एंगल हमेशा पाई से छोटा होता है। क्लियर है, तो ये 3 बातें आपको खास तौर से याद रखनी है पॉलीगन के बारे में। नेक्स्ट, अगली बात क्या है, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये पॉलीगन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, क्या, एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है दूसरा इररेगुलर पॉलीगन। इसको सिमेट्रिक भी बोलते हैं, रेगुलर को सिमेट्रिक पॉलीगन भी बोलते हैं, रेगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला जो होता है इसमें कोई जनरली ये नहीं पूछते हैं, रेगुलर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, याद रखना। एक पॉइंट की और बात करते हैं, दूसरा होता है सम ऑफ, ठीक है, ऑल इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, ठीक है। जैसे कि इन चारों का सम, जैसे ट्राइंगल में आप जानते हो तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री नहीं बोलना, पाई, अभी से पाई बोलेंगे, रेडियन में काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना होता है 360 डिग्री यानी 2 पाई। इसका कितना होगा नहीं पता, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला हम बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से इन सब का सम कितना होगा ये अभी अपन बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल होता है n-2 इंटू पाई। याद रखना है कितना होता है n-2 इंटू पाई। पाई लिख दिया तो रेडियन है, ठीक है, डिग्री में अब नहीं बोलना है। n का मतलब क्या है तो आप जानते ही हो, चाहे साइड्स बोल दो चाहे एंगल बोल दो। तो अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है और नंबर ऑफ अगर आपको एंगल पता है तो आप बता सकते हो कि टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। क्लियर है, जहां तक समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो धीरे धीरे थोड़ी सी हार्ड चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको मेरे साथ बने रहना है और ध्यान से सुनते रहना है और नोट्स भी बनाते रहना है। चलिए बात करते हैं। तो हमको क्या समझ में आ गया कि n-2 इंटू पाई फॉर्मूला होता है टोटल इंटरनल एंगल के सम का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अगर ट्राइंगल की बात करें, अगर ट्राइंगल की बात करें तो सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल की हम बात करें तो सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई। तो n की जगह आप कितना रखोगे, n की जगह कितना रखोगे 3, तो 3-2 इंटू पाई इज इक्वल टू कितना बचेगा, पाई ही बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रिलेटर की बात करूं तो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, सर क्वाड्रिलेटरल में तो 4 साइड्स होती हैं, तो आंसर आएगा 4-2 इंटू पाई, यानी आंसर आ जाएगा 2 पाई। अगर मैं बात करूं पेंटागन, ठीक है, या पेंटागन को क्या बोलते हैं, पेंटागन को क्या बोलते हैं, पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स, पॉलीगन ऑफ साइड 5, ठीक है। ऐसा पॉलीगन जिसके 5 साइड्स हो, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 5-2 इंटू पाई यानी 3 पाई।
इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए फाइंड टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद, ठीक है, 9 साइड्स, जिसकी 9 साइड हो, ऐसे पॉलीगन के टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला होता है n माइनस 2 पाई, यानी आंसर आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन। अभी फिर से ऐसा नहीं करना सर 7 इंटू 22/7, ये 22/7 नहीं होता है, इसका वैल्यू 180 भी नहीं होता है, ठीक है। अभी ये डिग्री वाला रेडियन वाला पाई है, तो रेडियन वाला पाई है तो ओनली 7 पाई रेडियन ही हमको बोलना पड़ेगा। अगर पूछे कि डिग्री में बताओ, तब हम क्या बोलेंगे 7 इंटू 180 डिग्री। तो हर जगह पे पाई दिखते ही 22/7 हमको पुट नहीं करना है। अगर वो एंगल में आ रहा है तो उसकी जगह डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम 180 रखना होता है, और अगर वैल्यू में कहीं आता है, कैलकुलेशन में कहीं आता है, तब हम उसकी जगह 22/7 रखते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इसको रट लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, शायद आपको समझ में आया होगा यहां तक। तो चलिए, अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं? इंटरनल एंगल। सारी की सारी जो साइड है वो उनके लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और सारे के सारे एंगल जो है इंटरनल एंगल, उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर, ठीक है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किस तरीके से बनता है आप जानते हैं, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। ये साइड भी ए होती है, ये साइड भी ए होती है, ये साइड भी ए होती है, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी कितना 60 डिग्री। डिग्री बोल रहा हूं तो 60, रेडियन में पूछता तो पाई/3 पाई/3 पाई/3, ठीक है। स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों के चारों एंगल भी कितने 90 डिग्री। तो दोनों ही क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ये कौन सा? अगर कोई आपसे पूछे कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 3, तो तुरंत याद आना चाहिए क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई आपसे पूछे रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 4, रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 4, तो क्या याद आएगा? स्क्वायर। अगर मैंने बोला पॉलीगन ऑफ साइड 4, तब स्क्वायर नहीं होगा, तब तो सारे क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे। बट अगर मैंने बोल दिया रेगुलर पॉलीगन, तो उसमें कौन आएगा? स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा? स्क्वायर, क्योंकि चारों के चारों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और चारों के चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तब जाके वो रेगुलर बनता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो अगर हम थोड़ी देर पहले से बात करें, थोड़ी शुरुआत में हमने क्या बात करी थी कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर छोड़िए, आप सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 4। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 4 में टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है। अच्छा, ये रेगुलर मैंने नाम लगा दिया, नहीं लगाता तो भी चलता, कि पॉलीगन ऑफ साइड 4 के सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर 2 पाई होता है। अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हमने, तो वो एंगल का सम टोटल कितना होता है? 2 पाई होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब मैंने नाम उसमें क्या जोड़ दिया? रेगुलर। अगर मैंने रेगुलर जोड़ दिया तो आप क्या बोलोगे? टोटल एंगल 2 पाई है, और क्वाड्रिलेटरल क्योंकि ये है, साइड उसकी 4 है, तो वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और चारों के चारों अगर साइड सेम है तो चारों के चारों एंगल सेम होंगे, ठीक है। चारों एंगल भी उसमें सेम होंगे क्योंकि रेगुलर दिया हुआ है आपको। तो चारों एंगल अगर सेम है और टोटल है 2 पाई, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? 2 पाई/4 कर दीजिए। टोटल 2 पाई था, उसमें किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। तो इसलिए आंसर कितना आ गया? पाई/2। तो इसीलिए हर एक एंगल कितना होता है? पाई/2 का होता है।
फिर मैंने आपसे पूछा कि भैया ये 60 डिग्री क्यों आता है, तो आप क्या बोलते हो, सर ट्राइंगल जो होता है वो पॉलीगन और साइड 3 होता है, तो 3 साइड के पॉलीगन के टोटल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री या फिर पाई आता है। अब क्योंकि आपने बोला है कि ये तो रेगुलर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल तो रेगुलर पॉलीगन होता है, तो रेगुलर है इसीलिए तीनों के तीनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल आएगा। अगर इक्वल आएगा तो उसको हम टोटल को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। क्लियर है? ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो को देखना। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं, अभी उसको ध्यान से आप करिए, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा, फाइंड, ठीक है, एंगल या ईच एंगल, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 12। तो आपसे पूछा गया है कि 12 साइड का एक पॉलीगन है, क्लियर है? वो 12 साइड के पॉलीगन का आपको बताना है, रेगुलर पॉलीगन है तो उसके हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो अब मैं शुरुआत कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि सर टोटल एंगल कितना है। तो टोटल एंगल तो चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, फॉर्मूला एक ही है अपना, कौन सा वाला, n-2 इंटू पाई, ठीक है? तो n की जगह कितना रखना है अपन को, 12, 12 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 10 पाई। तो ये टोटल एंगल मैंने बता दिया, टोटल एंगल कितना है, 10 पाई। अब अगर रेगुलर है तो सभी के एंगल जो है वो इक्वल आएंगे, सब एंगल सारे के सारे जो 12 एंगल आएंगे वो इक्वल आएंगे। बट अगर इरेगुलर होता तो इक्वल नहीं आते। ऐसा इरेगुलर में ऐसा हो सकता है कि एक एंगल पाई बाय 2 हो जाए, बाकी अलग अलग हो जाए, लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं हो सकता, सभी के सभी इक्वल आने पड़ेंगे। इसीलिए ईच एंगल कितना आ जाएगा, ईच एंगल आ जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाई कितने से, टोटल 12, तो 12 आ जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा कैंसिल कर दिया तो 5 पाई बाई 6 रेडियन आंसर आ जाएगा। फिर से पाई की वैल्यू हमको नहीं रखनी है। ये हो गया यहाँ पे, समझ में आपको? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना होता है, ठीक है? तो ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 15 पाई सेंटीमीटर, एरिया आपको दे रखा है 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल मेड बाय दिस सेक्टर ऑन सेंटर। तो ये वाला सेक्टर जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा वो आपको बताना है। गिवन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एरिया आपको 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको ये बताना है एंगल कितना बनेगा। ओके, थैंक यू।